अभी भी लोग आवाज। हाँ, अभी भी लोग आ रहे हैं, तो हम जी। 1 मिनट और रुक जाते हैं। सर। जिनके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट करके रखें, जिससे हमें यहाँ पर परेशानी नहीं हो। मैं पंखा बंद कर दूं क्या? नहीं नहीं सर, चलेगा। पंखा नहीं, जैसे पीछे से कुछ बातें हो रही हो या कुछ आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंटीमेट थिएटर पे बात करेंगे। हम मनो शारीरिक जो सर का एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारी क्लास जो होती है वो एक एकेडमिक क्लास जैसा है कि इसमें हम मुद्दे पे बात करते हैं, और जो गेस्ट आता है वो हमें उनने जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर हमें गहरी जानकारी देता है। तो सर, ये क्लास मैं आपके हैंड ओवर करती हूँ। अब आप हमें इंटीमेट थिएटर के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार। मेरा रंगमंच मेरा मंच रंगमंच में आप सबका स्वागत है। जी हाँ सर, हम लोग सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। गीतांजलि जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कल उन्होंने मुझे मेरी रंग यात्रा पे कैसे मैंने अपनी रंग यात्रा शुरू की उस पर बोलने के लिए रंग संवाद कार्यक्रम में मौका दिया। और आज मेरा विषय इंटीमेट थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर, मनोशारीरिक रंगमंच या अदर रंगमंच, हम लोग समानांतर रंगमंच बोलते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो आपने मुझे विषय दिया है इंटीमेट थिएटर। जी। इंटीमेट थिएटर ये शब्द आया लंदन से 1937 में। लंदन में एक रेपर्टरी कंपनी थी, इंटीमेट थिएटर, जिसमें ये सोचा गया था कि स्मॉल गैदरिंग बाय इम्पैक्ट, स्मॉल गैदरिंग बाय ए बिग इम्पैक्ट, इसके तहत ये इंटीमेट शब्द का जन्म हुआ। और ये इंटीमेट थिएटर एक रेपर्टरी कंपनी थी लंदन में, जो 1937 से 1947 तक ये रेपर्टरी काम करती रही, जिसमें करीब 100 से 200 दर्शक आते थे। भारतवर्ष में हम लोग इसको इंटीमेट थिएटर को तादात्म्य रंगमंच भी कहते हैं, जिसमें दर्शक और अभिनेताओं का तादात्म्य हो, आपस में मिले। हम बादल सरकार के साथ काम करते हुए थर्ड थिएटर को जान पाए। तो जब हम थर्ड थिएटर, तो इसका मतलब थर्ड थिएटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट थिएटर भी होगा, कोई सेकंड थिएटर भी होगा, तभी तो थर्ड थिएटर बना है। तो थर्ड थिएटर हमारे लोक रंगमंच को कहते हैं, लोक नाट्य को कहते हैं। जैसे बंगाल में तमाशा, बंगाल का जात्रा, गुजरात का भवई, महाराष्ट्र का तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रामलीला, रासलीला, केरल का तुरुकुत्तु, और कर्नाटका का यक्षगान, कथकली, और हमारे इधर का छऊ। ये हमारे लोक नाट्य होते थे, जो चौपालों में शाम के समय अपने अपने क्षेत्र के लोग करते थे। जैसे बंगाल में यात्रा होता है, तो चारों ओर दर्शकों को बैठाल करके हम लोग यात्रा का मंचन देखे, बड़े बड़े नाटक हम लोगों ने देखे। भवई गुजरात का है, उसमें एक तुरही बस्ती है। और लोक नाट्य की जो खास बात होता है कि वो चौपालों में तो हो ही रहा है, साथ साथ ये भी होता है कि हम समसामयिक विषयों को भी उठा सकते हैं। उसमें जो भी कलाकार होते हैं वे तात्कालिक विषयों को लेकर भी हमारे दर्शकों को बताते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में रामलीला और रासलीला, ये दो हमारे तो पौराणिक हैं। जो रामलीला राम की कथाओं पर होता है, रासलीला कृष्ण की कथाओं पर। लेकिन नौटंकी जो है,
जिसमें कानपुर की गुलाब बाई की नौटंकी, मैं कानपुर का ही हूँ, कानपुर की नौटंकी उनकी देखी है, मथुरा की नौटंकी। तो इन नौटंकियों में लोक नाट्य तो है ही है, साथ साथ समकालीन जैसे आज कोई भी ऐसा विषय होगा तो उसमें सूत्रधार हो, नट नटी हो, ये लोग समकालीनता से दर्शकों को जोड़ते थे। इसी तरह केरल में तुरुकुत्तु हो गया, महाराष्ट्र में तमाशा हो गया। तमाशा में भी एक म्यूजिक, एक संगीत बजता है, और कर्नाटका में यक्षगान और कथकली। तो ये हमारा लोक नाट्य है जो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी संस्कृतियां हैं, वहां पर अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी लोक नाट्य है। और ये दूसरा रंगमंच 19वीं सदी में जब पुनर्जागरण हो रहा था, तो यूरोप से सिर्फ वहाँ का रहन सहन यही नहीं हमारे साथ आया, साथ साथ एक ऐसा रंगमंच भी आया जिसे प्रोसिनियन रंगमंच कहते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मंच में एक पर्दा लगा रहता है, तीन तरफ बंद दरवाजे, अगर हमें चार दीवारों की एक मान लें, तो एक को खोल दिया तो उसमें पर्दा लगाए प्रोसिनियम, और तीन तरफ हमारे बंद रहता है, एक डब्बा नुमा हुआ जिसमें प्रकाश रहता है, और सामने दर्शक, और वो दर्शक भी जो ज्यादा पैसा देंगे वो आगे रहते हैं, जो कम देंगे पीछे, और कम जो देंगे वो बालकनी में बैठते हैं, और दर्शक अंधेरे में रहेगा, और हम मंच पे जो कलाकार रहेंगे वो लाइट में रहेंगे। तो ये प्रोसिनियम रंगमंच जो यूरोप से अंग्रेज लोग अपने साथ लेके आए थे, और इसको हमारे भारतवर्ष में बहुत जल्दी ग्रहण किया गया। लेकिन हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, 75% लोग गांव में रहते हैं। पहले तो हम लोग 90% सुनते थे, 75% लोग गांव में रहते हैं। तो वो अपने शाम की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए चौपालों में अपने अपने प्रदेश की लोक कलाओं को लेकर के लोगों को बैठाल करके चारों ओर है। आप ये समझ लीजिए कि उस समय तो लाइट होता नहीं था, तो पेट्रोमैक्स जला के, या दिन में शाम के समय सूरज की रोशनी में सब होते थे। लेकिन जैसे ही हमने प्रोसिनियम रंगमंच किया तो बहुत से लाइट्स आ गए, तरह तरह के लाइट्स, अब तो बहुत तरह के लाइट्स आ गए हैं। हमने उधार संगीत उसमें लेना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें हमने प्रोसिनियम रंगमंच में लेना शुरू कर दिया। और भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं 1978 में जब आजमगढ़ में गया था तो वहां पर किसी भी तरह की लाइट और ये सब नहीं था, कोई मंच नहीं था। तो बड़े बड़े शहर जैसे लखनऊ, बम्बई, कानपुर, कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेज आए, तो कलकत्ता ही में सबसे ज्यादा प्रोसिनियम रंगमंच पर काम शुरू हुआ। लेकिन गांव में तो लोकनाट्य होता ही था। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी नौटंकियां होती हैं, कानपुर में गुलाब बाई की नौटंकियां होती थी, मथुरा में होती हैं, और रामलीला और रासलीलाओं की मंडलियां आती थी। लेकिन इन मंडलियों ने भी धीरे धीरे हमने देखा कि चौपालों को छोड़ करके मंच पे आ गए, मंच बना लेते थे तख्त लगा के। और अब तो मतलब आप जैसे इलाहाबाद की रामलीला तो बहुत प्रसिद्ध है, दशहरे की रामलीला, तो वहां पर जो रामलीलाएं होती हैं वो प्रोसिनियम तरीके से ही होती हैं। और उसमें तो अब ये भी देखने को मिल रहा है कि रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसकी वॉइस को ले लेते हैं, और कलाकार लोग उसी वॉइस में बोलते हैं, और दृश्य और श्रव्य होता है, उस पर रामलीलाएं हो रही हैं। तो रंगमंच में जब प्रोसिनियम रंगमंच धीरे धीरे खर्चीला होता गया, हर शहर में जब नेहरू जी ने हर राजधानियों में रविंद्र मंच बनाने की पहल की, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रविंद्रालय बना, कोलकाता में रविंद्र भवन बना, जयपुर में रविंद्र भवन बना, इस तरह हर जितने भी प्रदेश हैं वहां पर रविंद्र मंच बनते चले गए, और वहां पर लोग प्रोसिनियम रंगमंच करने लगे। पारसी थिएटर धीरे धीरे
खत्म हो रहा था और ये प्रोसिनियम रंगमंच पर हम लोग काम करने लग गए थे। लेकिन ये देखा गया कि वो इतने खर्चीले हो रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति जो करना चाहता है नाटक, उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि जिन दिनों मैं आजमगढ़ गया था तो मैंने देखा कि वहाँ इस तरह का कोई हॉल नहीं है, कोई प्रेक्षागृह नहीं है, कोई लाइट नहीं है। और जबकि मेरी ट्रेनिंग दर्पण कानपुर में एम.के. रैना जी, बंसी कौल जी, सुशील कुमार सिंह के साथ, रवि शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा के साथ प्रोसिनियम रंगमंच में हुआ था। और ये नौटंकियां भी देखते थे, लेकिन उन नौटंकियों को उर्मिल कुमार थपलियाल जी हों, इन लोगों ने प्रोसिनियम रंगमंच पे ही किया। जब आजमगढ़ जाने का मौका मिला तो अब कैसे किया जाए, क्योंकि प्रोसिनियम रंगमंच करके आए थे, तो हम लोगों ने जुलूस नाटक को किया खुले में। तब तक हम तीसरे रंगमंच के बारे में नहीं जानते थे। तो 1979 में जब बादल सरकार से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है, उस ट्रेनिंग में हम तुमको बताएंगे कि तीसरा रंगमंच क्या होता है, एक तीसरे रंगमंच की कार्यशाला की जरूरत है। तो हमने पूछा बादल दा ये तीसरा रंगमंच क्या है? तब उन्होंने हमें पहला रंगमंच और दूसरा रंगमंच ये बताया और तीसरे रंगमंच पर काम करने के लिए आए। तो वो तीसरा रंगमंच जिसमें कम खर्चीले में हम अपनी बात को कहीं भी ले जा सकते हैं, मंच कहीं भी कर सकते हैं। तो उन्हें ये कहाँ से, बादल दा ये कहाँ से सीख के आए? वो जब सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत विदेशों में गए तो उन्होंने गोतोवस्की का काम देखा था, थिएटर इन राउंड देखा था। उसके पहले बादल दा, पगला घोड़ा एवं इंद्रजीत, बाकी इतिहास, इन सब नाटकों से प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा था कि हम इतने खर्चीले नाटक कैसे हो सकता है, और हमारा ये प्रोसिनियम रंगमंच तो केवल शहरों तक ही सीमित है, तो क्यों ना हम एक ऐसे रंगमंच की तलाश करें जो कम पैसे में कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो लंदन में उन्होंने थिएटर इन राउंड देखा, और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मैंने वो थिएटर इन राउंड में वो नाटक नहीं देखा होता तो हम तीसरे रंगमंच की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। तो ये तीसरा रंगमंच है क्या? तो पहले रंगमंच और दूसरा रंगमंच को मिला करके जो सिंथेसिस किया उसको हम तीसरा रंगमंच कहते हैं, जो कम खर्च में हम कहीं भी ले जा सकते हैं। हम लोगों ने उसका नाम इंटीमेट थिएटर दिया, किसी ने उसका नाम लिविंग थिएटर रखा, किसी ने उसका नाम अल्टरनेटिव थिएटर रखा, किसी ने एक्सपेरिमेंटल थिएटर रखा। लेकिन एक बात तो ये देखने में आ रहा था कि एक ही जगह पे, जैसे हम लोग आजमगढ़ में इसको एक वेस्ली इंटर कॉलेज के हॉल में करते थे, तो अब तक तो हम लोग जब अभिनय करते थे प्रोसिनियम रंगमंच में तो दर्शकों को तो देख नहीं पाते थे, लेकिन थिएटर इन राउंड जब हम लोगों ने गोल घेरे में या चारों ओर दरी में दर्शकों को बैठाल के, उसके पीछे कुर्सी में बैठाल करके दर्शकों से बातचीत करना, अभिनय करना शुरू किया, तो दर्शक बिल्कुल सामने थे। हो सकता है उनके बगल से हम गुजरते हुए चले जा रहे हैं और उनसे एक सीधा संबंध बनता था, और फ्लड लाइट जलाते थे, वो भी रोशनी में रहते थे, हम भी रोशनी में रहते थे। पीछे से आता तो उनके ऊपर कम रोशनी और उस मंच पर, उस एरिना पे ज्यादा रहता था, और दर्शकों को हम देख सकते थे, उनके चेहरे पर आ रहे भावों को हम देख सकते थे। और जब मंचन हो जाता था तो वो जैसे हम लोग प्रोसिनियम रंगमंच में क्या करते हैं, देख करके घर चले जाते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं जिनसे मिलना है उनसे, लेकिन ज्यादातर चले जाते हैं। लेकिन हमने इस तरह के इंटीमेट थिएटर को देखने के बाद ये देखा कि जैसे हम लोग का मंचन खत्म, वैसे वो सारे दर्शक उस मंच पे आ जाते थे, गोल घेरे में आ गए और बधाई देना, बातचीत करना। तो ये जो बातचीत करना, जैसे अभी हम लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो दूरत्व है, तकनीकी से बात कर रहे हैं। लिविंग थिएटर, एक मनुष्य का एक, हाँ विमल जी आइए, नमस्ते। एक लिविंग थिएटर में क्या है कि जीवंत अभिनेता
जीवंत स्पेक्टेटर्स के सामने, दर्शकों के सामने एक निश्चित समय पे बात कर रहा है। तो इंटीमेट थिएटर नाम हम लोगों ने इसलिए दिया कि तादाद में होता है। हम अपनी बात कह सकते हैं। कभी कभी हम लोग मंचन करने के बाद, जैसे भूमा, स्पार्टकस, घेरा नाटक किया, तो उसके बाद दर्शकों को हम लोगों ने आमंत्रित किया उसी समय कि आपने ये नाटक देखा है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो वहीं बैठे बैठे भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ये जो मिलना, अभिनेता और दर्शकों का मिलना एक ही स्थान पर और आपस में बात करना, यही अंतरंगता है, यही इंटीमेट थिएटर है। जब खुले में भी करते हैं, जैसे आप नुक्कड़ रंगमंच, बांग्ला में तो इसे पथ नाटक कहते हैं, लेकिन बादलदा को जब हमने कार्जन पार्क में नाटक करते हुए देखा, तो कार्जन पार्क में तो दफ्तरों से लोग आ जाते थे शाम को, सबको मालूम था, या वहां पर भीड़ होती थी और थोड़ी सी डुगडुगी बजाई और एक निश्चित समय पे, एक निश्चित दिन, शुक्रवार का दिन होता था और निश्चित समय पे लोगों को मालूम होता था कि 5 बजे या 4 बजे नाटक होगा, तो पहुंचते थे। धीरे धीरे भीड़ जुटती थी और मंचन होता था। वहां स्पार्टकस जैसा मैंने नाटक देखा, जुलूस देखा, हॉट्टोमाला को उस पार देखा। उसके बाद जब खत्म हो जाता है तो बादलदा या उनका ग्रुप का कोई भी आदमी एक अंगोछा लेके आता था और रख देता था कि आप लोगों को अगर ये नाटक अच्छा लगा हो तो, और ये नाटक और आगे जाए, हम लोग इसको कर सकें, इसके लिए थोड़े बहुत खर्चों की जरूरत है, तो आप जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो उस समय तो चवन्नी भी चलती थी, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया 2 रुपया लोग डाल देते थे। और कभी कभी तो बादला बड़े खुश हो जाते थे कि आज 100 रुपए आ गए, 150 रुपए आ गए। सर, बादल सरकार के नाटकों को या उनका जो कॉन्सेप्ट था उसको गरीबों का रंगमंच भी कहा गया। हेलो, हाँ, हेलो हेलो हेलो, आप आ रही है सर? आवाज आ रही है? आवाज तो बढ़िए, अब आ रही है तेज। हाँ हाँ जी, बताइए। सर, मैं कह रही थी कि बादल सरकार के थिएटर को या जो तीसरा रंगमंच का जो कॉन्सेप्ट था उसे गरीबों का थिएटर भी कहा गया, गरीबों का रंगमंच भी कहा गया। तो क्यों कहा गया? उनका ये नाम देने के पीछे क्या मकसद था? वो क्या चाहते थे जिससे कि रंगमंच में इस तरह का उन्हें नाम दिया? जी 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 जी, बादलदा का रंगमंच, बादलदा का ये शब्द नहीं है, ये गोतोवस्की का पुअर थिएटर है। पुअर थिएटर गोतोवस्की की किताब है, पुअर थिएटर। तो उसको वो देख के आए थे। और वो पुअर थिएटर गोतोवस्की ने क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो लोक नाट्य था, हमारा जो पहला रंगमंच था, उसमें हमने लाइट्स ले लिए, कॉस्ट्यूम ले लिया, बहुत सारी चीजें ले लिया, तो वो रिच होता चला गया। धीरे 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 हम उसको रिच करते गए, महंगा करते गए, महंगा करते गए, महंगा करते गए। फिर गोतोवस्की ने धीरे धीरे उनको काटा, धीरे धीरे कि हमको ये भी लाइट भी नहीं चाहिए, हमको म्यूजिक नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। धीरे 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 कि हम जो इतना संपन्न हो गया था हमारा प्रोसिनियम थिएटर, खर्चीला हो गया था, उसको धीरे धीरे सारी चीजों को जब काटते चले गए और मनुष्य रह गया। मनुष्य अपने शरीर से ही सब कुछ कर सकता है, दुनिया निकाल सकता है, अभिनय कर सकता है, विभिन्न दृश्य की संरचना कर सकता है। तो गरीब थिएटर, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से गरीब, ऐसा नहीं। गरीब मतलब हमने जो इतनी चीजें आयातित करके अपने रंगमंच को महंगा बना दिया था। जैसे आज हम देखते हैं धुआं बहुत चलने लगा है हमारे नाटक में, प्रोसिनियम रंगमंच में। ये धुआं तो था नहीं पहले, अब जिसको देखो वो धुआं दे रहा है, वो धुआं दे रहा है। और ऊपर आजकल बहुत सारे रंग बिरंगी लाइट्स हैं, उनको लाइट्स लगा देते हैं, वो ब्लू हो जाती है, रेड हो जाता है। जरूरत हो कि ना हो, रेड ब्लू 20 चाहिए। तो इतना खर्चीला जो हम करते चले गए, उनको काट के गोतोवस्की धीरे 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 धीरे, क्योंकि विदेशों में तो पहले ये सब आया होगा, धीरे धीरे काट करके वो जिस रंगमंच की कल्पना कर रहे थे उसको पुअर थिएटर बोलते थे। बादलदा उसी को यहाँ गरीब थिएटर कहते थे, लेकिन वो गरीबी नहीं, वो लोगों के बीच में जाते थे, कोई टिकट नहीं लगाते थे। जबकि प्रोसिनियम रंगमंच में टिकट लगता है, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो भी टिकट लगता होगा। तो बादल का नहीं, फ्री थिएटर।
हमारा देखिए, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ देना चाहिए, रंगकर्म ये बढ़ना चाहिए, तो वो पैसे आते थे। ये सिंधी भवन में हम लोग देखते थे। सिंधु भवन में चारों एक हॉल के अंदर करीब 100 लोगों को लेकर के नाटक करते थे। 2 रुपए टिकट रखते थे और अंदर गए 2 रुपए में। कभी कभी तो बादला बहुत खुश हो जाते थे कि आज तो भाई मजा आ गया, सारे टिकट भी बिक गए। लेकिन उसके बाद नाटक खत्म हो जाने के बाद वो उनके एक अभिनेता जरूर आते थे और वो एक कपड़ा भी रख देते थे कि आपको अगर अच्छा लगा, नमस्कार नमस्कार मर्दी भाई, अगर नमस्ते, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस ग्रुप को चलाने के लिए कुछ इसमें डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं था। तो ये है अंतरंग रंगमंच की ताकत, जिसमें मैंने कई बार तो देखा है कि हम लोगों का 1 घंटे का नाटक होता था और दर्शक कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे हम लोगों से उसी जगह पर बैठ करके बातचीत करते थे, जो शायद प्रोसिनियम में नहीं होता है और अब तो बिल्कुल नहीं होता है। हमने इलाहाबाद में देखते हैं टाइम का स्लॉट हो गया है कि आपको 2 बजे आना है, 8 बजे छोड़ देना है, 6 घंटे के लिए मिलेगा आपको। पहले हम लोग सुबह जैसे गए 11 बजे गए, खुल गया, और रात में जितनी देर, लेकिन अब टाइम हो सकता है सुबह किसी को दे रहे हैं, शाम को किसी को दे रहे हैं, और नाटक 8 बजे खत्म कर देना है और हॉल को तुरंत छोड़ देना है। तो हम दर्शकों से बात कैसे कर पाएंगे? लेकिन ये तो अंतरंग थिएटर या थर्ड थिएटर या अल्टरनेटिव थिएटर या लिविंग थिएटर में हम लोग दर्शकों के साथ ही बहुत देर तक बात करते हैं, और फिर उन्हीं के साथ चाय भी पीने चले जाते हैं। चाय की दुकानों पर बहुत बातचीत होने लगती है। तो बादला के यहाँ तो देखा चुक्कड़ में छोटा सा जो हम लोगों का चरणामृत जैसा मिलता है, वैसे चुक्कड़ों में पीते थे। लेकिन ये चीज हम लोगों ने जब आजमगढ़ में भी शुरू किया, भूमा, स्पार्टकस, घेरा, ये सब नाटक जब किए, तो देखा कि दर्शक बहुत देर तक रुका रहता है, और आज भी जब करते हैं तो उसका मजा है। अब भारत भवन में आप देखिए ना, जो प्रोसिनियम रंगमंच भी है, अंतरंग रंगमंच है, 3 तरफ दर्शक बैठे हैं, और उसमें भी बैठने का स्थान सीढ़ी नुमा है, और वहां पे भी मैं यही देखता हूँ कि वो कल्पना भी उस तरह कुछ किया गया है कि 3 तरफ दर्शक हैं, और वो भी एक तरह से इंटीमेट थिएटर ही है, और पृथ्वी थिएटर भी इंटीमेट थिएटर ही है क्योंकि जीव के आकार का है, और दर्शक हमने देखा कि नीचे से सीढ़ी से उतर के मंच पे भी आ जाते हैं। तो ये इंटीमेट थिएटर की ताकत है, जो दर्शकों और अभिनेताओं के बीच में एक डायलॉग शुरू करता है। तो इसलिए इसका नाम जो दिया गया है कि स्मॉल गैदरिंग विद ए बिग इम्पैक्ट। इंटीमेट थिएटर का मतलब है स्मॉल गैदरिंग विद ए बिग इम्पैक्ट। आज के समय में जब हम लोग सब एकांतवास में हैं, मैं तो इलाहाबाद में नहीं, पुणे में हूँ, बेटी के पास हूँ, यहाँ उसका जन्मदिन मनाने आए थे, खुद ही लॉकडाउन हो गए, तो करीब 3 महीने होने को आ रहा है। तो अब बहुत सारे लोगों का सुनते हैं कि अब रंगमंच कैसे होगा। हमारे फिल्मी दोस्त लोग बात करते हैं, हमारे संस्था के बहुत सारे लोग फिल्मों में हैं। उसी में हमारा एक आजमगढ़ का ही साथी है जो समानांतर में रहते हुए बादला की वर्कशॉप भी किया 1980 वाली, और उसके बाद 82 में, 83 में, 86 तक किया। उसके बाद दिल्ली होते हुए बॉम्बे गया। उसने अभी एक बहुत बहुत शानदार काम किया है, वो और उसके एक दोस्त वर्मा ने मिल करके, पटना के हैं, तो विमल वर्मा और शायद रवि वर्मा, ये क्या नाम है, उन लोगों ने मंडी हाउस इंटीमेट थिएटर खोला। मंडी हाउस इंटीमेट थिएटर, छोटी सी जगह। हमने पूछा कि क्या है, तो बोले वो दादा जैसे हम लोग आजमगढ़ में करते थे वो एक स्पेस मिला, तो ये हुआ कि स्पेस का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ कुर्सी, चेयर, टेबल ये सब खरीद के लाए हैं और चारों ओर हम लोगों ने बनाया है, और इसका बहुत कम मिनिमम रखा है कि आप 6 घंटे या 4 घंटे का आप 5,000 रुपए दे सकते हैं, जो हमारा खर्चा है, और बाहर एक कैफेटेरिया भी बनाया है। तो अब मुझे लगता है कि जो बहस हो रही है कि अब किस तरह की फिल्में होंगी, किस तरह के नाटक होंगे, तो मुझे लग रहा है कि फिर हम लोग एक हेलो हेलो
गांव को, अपने लोक संस्कृतियों को छोड़ के बड़े बड़े शहरों में चले गए थे, एक सपने को लेकर चले गए थे। पहले वो खुद गए थे एक सपने को लेकर के, फिर 3-4 साल बाद आए, कहीं नौकरी लग गई, फिर शादी करके एक पत्नी को ले गए, उसको भी एक सपना दिखाया कि एक दिन आहा ये होगा, ऐसी गाड़ियां होंगी, ऐसा होगा, बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन आज आज क्या हुआ? आज वे सब उन सपनों को छोड़ करके 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन के बाद ठहरे। ऐसा नहीं कि वो लोग ठहरे नहीं, वो ठहरे वो लोग, और धीरे धीरे वो उन बच्चों, उन पत्नियों को पैदल पैदल ला रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? अपने जड़ों को ही तो तलाश रहे हैं, अपने गांव ही तो, हमको हमारे गांव भेज दो, अपने जड़ों को तलाश कर। तो मुझे लग रहा है कि अब पुनः हमारा थिएटर जड़ों को तलाश करेगा। जो हमारा पहला रंगमंच है लोक नाट्य, उसमें जाएंगे और उसी को प्रोसिनियम की जो अच्छाइयाँ थी उन सबको मिला करके हमें जो थर्ड थिएटर बादल दा दे गए हैं। उसके बाद अंकुर जी ने एक जो कहानियों का रंगमंच किया, उसको मैं फोर्थ थिएटर कहता हूँ, कि कहानियों को हूबहू उसी तरीके से कर देना, और कोई बहुत खर्चीले की जरूरत नहीं होती है। वही कमीज पैंट, वही कम से कम चीजें ले करके। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे ऐसा ही रंगमंच होगा, जिसमें शायद कुछ दूरियां में बैठाल करके हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ तो रूम थिएटर शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने अपने छतों पर, जब से महंगे महंगे प्रेक्षागृह हो गए हैं, दिल्ली बम्बई में तो 50, 60, 70 के हो गए हैं, तो महंगे टिकट रखने पड़ेंगे आपको। तो अब लग रहा है कि 2 साल, आज भी मैं बहुत लोगों को सुन रहा था, बड़े बड़े WST के लोगों को, कम से कम 2 साल हमारे शरीर में ये कोरोना रहेगा, तो सामाजिक दूरियां तो हमें बना कर के रखनी होंगी। लेकिन जबकि हमारा रंगमंच हम लोग सामूहिकता का रंगमंच कहते हैं, कि अकेले से नहीं हो सकता, ये सामूहिक रंगमंच है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग? तो कुछ लोगों ने कहा भाई अब एकल शुरू हो जाएंगे, चलिए एकल शुरू हुआ, लेकिन एकल में भी तो 4 लोग चाहिए, एक निर्देशक, एक म्यूजिक के लोग, एक अभिनेता, और एक कम से कम मिनिमम लाइट जो भी, इतने लोग चाहिए। दर्शकों को हम कैसे बैठा लेंगे थोड़ी दूरियां रख करके? तो मुझे लग रहा है ये जो ड्राइंग रूम थिएटर कुछ शुरू हुआ है, कुछ छतों पर शुरू हुआ है, ये ऐसा ही कुछ थिएटर अब हम लोगों को कोरोना के बाद कुछ दिनों तक दूरियां बनाते हुए, लेकिन रंगमंच तो करना ही है। और कुछ लोग अनिल भैया, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, इस हिसाब से जुड़ा हुआ। बादलदा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मील के पत्थर है, मैंने बहुत काम किया उनके संग, उनके नाटक देखते हुए पुलिस के डंडे भी खाए हैं, तो उनकी तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरी चीज है। लेकिन अभी जो प्रोसिनियम की बात भी नहीं कर रहा हूँ, थर्ड थिएटर, छोटे छोटे हॉल, हमारे रंगकर्मी में भी बना, पदातिक में भी हॉल है, कई संस्थाओं ने 50 का, 60 का, तो 50 सीट का भी दर्शकों का हॉल भर्ती होता नहीं है, 3, 4, 5 आदमी उपस्थित होते हैं। तो ये जो ब्लैक बॉक्स कीजिए, इंटीमेट थिएटर कीजिए, जब दर्शक नहीं है तो ये क्या कारण है? क्या हम उस तरह के प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, या हम दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? जब दर्शक नहीं है तो इतनी परिकल्पनाएं जो हैं वो कैसे कार्यान्वयन होगी? मैं तो देख रहा हूँ पदातिक में नाटक देखा, अच्छा नाटक था, 54 आदमी थे हम लोग। जी जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये हमने भी कई जगह देखा, बादलदा का जब वो उधर कौन सा है स्टेशन, दूसरा कोलकाता में हावड़ा हो गया, दूसरा स्टेशन सियालदा के पास एक स्कूल में मैंने उनका देखा, तो 10-12 लोग थे और हट्टोमाला का उपहार हो रहा। तो यही प्रश्न मेरे मन में, उन्होंने बहुत काम किया, उनकी बात अलग है, मैं बादलदा को छोड़ के बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या किया कि जब हम लोग आबाद में करते हैं, तो
तो कोई एक निश्चित जगह नहीं, अब हम लोग दर्शकों तक जाने लगे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पूर्वांचल का एक दौरा किया था, तो टोपी शुक्ला एक नाटक हम लोग का है, और असमंजस बाबू, ये दोनों नाटक लेकर के हम लोग बलिया, आजमगढ़, रीवा, नैनी, छोटी छोटी जगहों पर गए। और अब हम दर्शकों को नहीं बुलाते हैं, हम इलाहाबाद में भी क्या करते हैं, हम लोगों ने 4-5 जगह ऐसी बना ली हैं जहां स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के सामने कुछ पेड़ हैं, एक छायादार मिल जाता है, तो वहाँ मालूम है कि 1 बजे करीब बच्चे छूटेंगे कुछ क्लास के, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम लोग वहाँ चारों ओर पहले से तैयार हो जाते हैं और ढपली अपली बजा करके उसके बाद नाटक शुरू कर देते। तो मेरा ये कहना है कि हमें दर्शकों तक पहुंचना होगा, दर्शकों का इंतजार नहीं करना है। आपको गांव में, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों में अपनी टीम को लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने अपने ही जगह पर इंतजार करते हैं कि दर्शक आएगा, जैसे पदातिक के लिए आप कह रहे हैं, तो नहीं, अब वो पदातिक को भी बाहर निकलना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू सर। हमारे पास 4.5 मिनट और बचा है, तो यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं। 4.5 मिनट और बचा है। बस इतनी देर का है आज का कार्यक्रम? नहीं सर, ये जो हमारा ये जो 40 मिनट का है, ये 4.5 मिनट और बचा है। अच्छा, नहीं आपने हमको समय नहीं बताया था। नहीं, एक्चुअल में जूम क्लास होती है 14 मिनट्स की होती है बस। चला गया पता सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जयंदा, आवाज नहीं आ रही? हेलो जयंदा, आवाज नहीं आ रही? हेलो, अच्छा जयंदा की आवाज बैठ गई क्या? नहीं, आवाज तो मेरी ठीक है। सुनाई नहीं पड़ रहा आपको? नहीं आपकी नहीं। जयंदा की, जयंदा। हाँ जयंदा, नमस्ते। कहाँ है जयंत जी? नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आपकी आ रही है, जैन भाई की नहीं आ रही है। जैन भाई, अनिल जी। नहीं, इस बीच मैं ये कहना चाहूंगा कि तो बहुतों को नहीं मालूम है सर, वसंत सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। नमस्ते। हेलो अनिल, नमस्ते जी। हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, नहीं आ रहा समझ में। किसकी आवाज नहीं आ रही है गीतांजलि जी? सर वसंत काशीकर सर आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही ना? जी बिल्कुल। हाँ, मेरी सुनाई दे रही नहीं? हाँ, अब हल्की सी आई है जी, बताइए। अच्छा, कैसे हो? काशीकर जी नमस्ते, बताइए सर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो यात्रा है वो भी थर्ड थिएटर के फॉर्म है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यात्रा जो हम लोगों ने देखा है वो थर्ड थिएटर का फॉर्म नहीं है। हमने देखा था जो कि तखत लग जाते थे जी, उसके 3 तरफ, और सामने दो रोड बनाए जाते थे, और उधर ग्रीन रूम होता था। वहां से तेजी से दौड़ते हुए या तेजी से अभिनय करते हुए मंच पे आते थे। और पहले तो हम लोगों ने धार्मिक ज्यादा देखा है, उसके बाद सामाजिक नाटकों को देखा है यात्रा में। जी, वो थर्ड थिएटर फॉर्म नहीं। और रासलीला, इसमें पूरा ड्रेस, कॉस्ट्यूम, लाइट, म्यूजिक, और म्यूजिशियन एक नहीं, कम से कम 10-10 15-15 लोग बैठते थे। जी मेरा नाम सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे सभी बताते हैं कि बाहर जो वेस्टर्न में प्रोसेनियम मतलब रंगमंच बना था जी, तो इंडिया में कब बना था सर? इसकी शुरुआत किस नाटक से हुई थी सर? देखिए, प्रोसेनियम हमारे साथ जब हमारे अंग्रेज आए, समझ लीजिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज लोग आए, तो वो अपने साथ वो सारी चीजें ले आए जो यूरोप में थी। धीरे धीरे पुनर्जागरण हो रहा था, और बंगाल से इसकी पुनर्जागरण का, तो उस पुनर्जागरण में
आप सांस्कृतिक जागरण भी हो रहा था और अंग्रेज लोग ही अपने साथ ये प्रोसिनियम थिएटर को लाए थे। उसके पहले तो हमारे लोक नाट्य ही होता था हर प्रदेश में अपना। अब में जात्रा, उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, हर प्रदेश की अपनी अपनी लोक कलाएं हैं, वही सब होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अपने साथ प्रोसिनियम रंगमंच को लेके आए और उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। और शायद मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो ट्रेनिंग हुई, वो अलका जी के जमाने से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो प्रोसिनियम पर ज्यादा जोर दिया गया। तो फिर वहीं से जो भी शिष्य उनके निकले वो प्रोसिनियम रंगमंच को ही धीरे धीरे बढ़ावा मिलता गया।